हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की न्यूज़पेपर एनालिसिस में। आज के लेक्चर से रिलेटेड जितनी भी पीडीएफ्स होंगी, क्वेश्चंस वगैरह, मैं वो टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़ से। पहली न्यूज़ है, वन एडिक्ट वॉक्स इनटू श्रीनगर ओपीडी एवरी 12 मिनट, यानी कि हर 12 मिनट में एक नशे का आदी पर्सन श्रीनगर के हॉस्पिटल में, जो वैली है कश्मीर वैली, वहाँ पे जाता है। यहाँ पे एक ड्रग इशू हाईलाइट हो रहा है। ड्रग इशू जो इंटरनल सिक्योरिटी है अपने जीएस पेपर 3 में, वहाँ पे इसे मतलब एग्जाम्पल को यूज़ किया जा सकता है, या ये सीधे सीधे वो लोग क्वेश्चन बना के भी पूछ सकते हैं कि पंजाब और जो कश्मीर का ड्रग इशू है उस पर आपका क्या कहना है, राइट। तो ये आपके जीएस पेपर 3 के लिए इम्पॉर्टेंट है। देख लेते हैं। अक्रॉस द वैली अ साइलेंट डिवास्टेटिंग पैंडेमिक ऑफ ड्रग एडिक्शन इज wreaking havoc in families and is stretching the public health system to its limit। ठीक है, काफ़ी सारे वहाँ पे ड्रग एडिक्ट्स मिलते हैं। वहाँ पे सप्लाई वगैरह की प्रॉब्लम जो है उससे क्या हो रहा है, वहाँ पे एक ड्रग पैंडेमिक सा क्रिएट हो गया है कश्मीर वैली में। ठीक है, फाइलिंग ऑफ एफआईआर टेकिंग सीजर लेवल टू अ न्यू रिकॉर्ड, लिविंग अ ट्रेल ऑफ ट्रेजेडी एंड लॉस इन इट्स वेक। इसमें आपके लिए काम का क्या है, जो यहाँ पे बोला गया है स्टेटमेंट, फैक्टर्स वगैरह, वो आपके लिए इसमें काम के हैं, जो आप जीएस पेपर 3 में एज इट इज़ लिख सकते हैं। एक्सपर्ट्स पॉइंट टू अ रेंज ऑफ फैक्टर्स बिहाइंड दिस। कुछ फैक्टर्स हैं इसके पीछे, जैसे कि लैक ऑफ रिक्रिएशन इन सोसाइटी टू फ्री योर जॉब्स एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस। रिक्रिएशन कम है वहाँ पे सोसाइटी में, ठीक है, जॉब्स कम है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, आर्थिक तंगी है, लाइफ इन अ कॉन्फ्लिक्ट जोन एंड इट्स अटेंडेंस अनसर्टिनिटीज़, बोर्डम ऑफ लॉकडाउन। जब लॉकडाउन लगा था उस टाइम पे कोविड-19 के दौरान, तो उस समय का बॉर्डम वहाँ पे क्या हुआ, उस समय क्या हुआ था कि ज़्यादातर लोगों ने अब ड्रग को उस समय सहारा बनाना स्टार्ट कर दिया था, वो जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब वो एडिक्ट हो गए उस चीज़ को लेके। ऑफ कोर्स द ईजी एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेरोइन। हेरोइन की ईजी एक्सेसिबिलिटी देखा जा सकता है। कश्मीर इज़ अ जोग्राफिकली लोकेटेड टू द गोल्डन क्रेसेंट। गोल्डन क्रेसेंट, जब मैंने ड्रग इशू समझाया था पंजाब का, तब मैंने बताया था गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्राइंगल के बारे में। गोल्डन क्रेसेंट यहाँ पे क्या है, रिफर्स टू ओपियम प्रोडक्शन एरियाज़ इन ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, और यहीं से पंजाब भी थोड़ा करीब है, इसके पास है। तो पंजाब भी ड्रग इफेक्टेड है एंड कश्मीर भी, ठीक है। ये कुछ फैक्टर्स हो गए, जैसे कि जोग्राफिकली लोकेटेड नियर द गोल्डन क्रेसेंट, ये आप एज इट इज़ अपने आंसर्स में लिख के लाएंगे, ठीक है। हेरोइन कम्स फ्रॉम एरियाज ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल से इलीगल स्मगलिंग की जाती है, ठीक है। वो जैसे नार्को टेररिज्म, वो क्या होता है कि आप ड्रग्स ले लो और हमारे खिलाफ आप मतलब लड़ाई करो या जिहाद करो, कुछ भी करो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक नार्को टेररिज्म की प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। ड्रग के बदले उनसे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी, स्टोन पेल्टिंग करवाई जाएंगी। मोरोवर सिंस द अल्कोहल कंजम्पशन इज़ लेस इन द वैली, जो प्रीडोमिनेंट मुस्लिम पॉपुलेशन है वहाँ पे अल्कोहल कंजम्पशन तो उनका कम है, क्योंकि रिलीजियस कुछ रिचुअल्स या कुछ इश्यूज़ माने गए हैं अल्कोहल के साथ। तो अब यूथ क्या है, अब वो हेरोइन को ले रहे हैं एज अ कोपिंग एंड रिक्रिएशनल मैकेनिज्म, ठीक है। एक अनदर रीज़न है सोशल कन्फ्लिक्ट ब्रिंग अनसर्टेनिटीज़, ट्रॉमा। वहाँ पे सोशल कन्फ्लिक्ट होता है, कितने ही सालों से वहाँ पे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती रही है कश्मीर वैली में। फाइनेंशियल स्ट्रेस रहा है, वो उतना डेवलप्ड रीजन है नहीं। जब से आर्टिकल 370 हटा है तब से वहाँ पे डेवलपमेंट एवेन्यूज़ आने स्टार्ट हुए हैं। लैक ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ इन सोसाइटी समवेयर इन द कन्फ्लिक्ट सिनेरियो इन कश्मीर हैज़ अ रोल टू प्ले इन दिस ग्रोइंग मैनेंस, यानी कि ये जो बिल्कुल आपदा बढ़ती जा रही है वहाँ पे ड्रग की, इसमें जो सोसाइटी के बीच का जो कन्फ्लिक्ट रहा है वो भी एक चीज़ मैटर करता है। जैसे कि जब वायलेंस होता है ना, तो पर्सन चला जाता है डिप्रेशन में, तो डिप्रेशन से कोप करने के लिए वो लोग लेते हैं ड्रग का सहारा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिलजुल के क्या कर रही हैं, कुछ फैक्टर्स बना रही हैं ड्रग इश्यू को बढ़ाने में। कर क्या सकते हैं, वहाँ की सप्लाई को जल्द से जल्द टैकल करना होगा, ठीक है। सप्लाई को विद डिमांड साइड को हम कैसे बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे हटाना होगा,
कि बिल्कुल अवेयर करना होगा कि ड्रग्स कितने हार्मफुल हैं उनके लिए। जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो आके ये बोले कि ड्रग इज़ नॉट अगेंस्ट, वो सॉरी नॉट अकॉर्डिंग टू योर रिलीजन और समथिंग एल्स, ड्रग लेना कुछ बताया गया है इस्लाम में, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। सप्लाई को टैकल किया जाए, इलीगल स्मगलिंग को किसी भी तरीके से रोका जाए। जो वहाँ की लोकल पुलिस है, जो ऑफिशियल्स हैं, आर्मी मैन हैं, वो सारे मिलके इस इशू को टैकल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अवेयरनेस जनरेशन और स्कूल और कॉलेजेस वगैरह के आसपास के एरियाज़ को देखना होगा कि वहाँ पे ड्रग्स की सप्लाई ना हो, चोरी छुपे ड्रग्स ना बेचे जा रहे हों। अगर एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चलेंगे तो ड्रग के इशू को सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कोई न्यूज़ आपके काम की। आपको अपने जीएस पेपर्स को ध्यान में रखते हुए चलना है, एसए को ध्यान में रखते हुए चलना है, फिर आप वही न्यूज़ आप लेंगे जो आपके काम की होगी। ये आपके काम का है जीएस पेपर 3 एंड प्रीलिम्स के लिए। प्रेसिडेंट लॉन्चेस नेवीज स्टील्थ फ्रिगेट, स्टेप टुवर्ड्स गोल ऑफ आत्मनिर्भर भारत। जब जीएस पेपर 3 में जब डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ एक टॉपिक है वहाँ पे, उसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि विंध्यागिरी क्या हुआ, इंडियन नेवी के लिए लॉन्च किया गया है। तो इससे द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट है, उन्होंने क्या कहा है, ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक अगला स्टेप है, एक और स्टेप है, ठीक है। थ्रू इंडिजीनियस शिप बिल्डिंग, इंडिजीनियसली बनाया गया है। द शिप वॉज बिल्ट बाय गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड फैसिलिटी एट कोलकाता, ठीक है, कोलकाता के द्वारा निर्मित किया गया है। तो ये आत्मनिर्भर भारत है ना, मेक इन इंडिया, उसे भी वो उसका भी प्रोत्साहन करता है। स्टील्थ फ्रिगेट विंध्यागिरी 6th वेसल्स रोल्ड आउट एज अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट 71A फ्रिगेट। अदर 5 शिप्स कौन सी हैं, INS नीलगिरी, उदयगिरी, हेमगिरी, तारागिरी, दोनागिरी, ठीक है, आर कैपेबल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग थ्रेट्स इन ऑल डायमेंशन, एयर, सरफेस एंड सब सरफेस, ओके। तो ये न्यूट्रलाइज करने में, जो थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने में ये कारगर हैं। UGC ड्राफ्ट गाइडलाइंस टू रिकॉग्नाइज फॉरेन डिग्रीज़। जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, इन्होंने एक गाइडलाइन इशू करी है जिसमें फ़ॉरेन डिग्रीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। कुछ क्राइटेरियाज़ हैं, आपको बहुत डीपली नहीं पढ़ना है। आप अगर UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो डीपली नहीं पढ़ना है आपको इसे। UGC ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर रिकॉग्निशन ऑफ डिग्रीज़ फ्रॉम फॉरेन इंस्टीट्यूशंस एंड लेफ्ट आउट डिग्रीज ऑब्टेन्ड under online or distance education mode. The regulations will not be applicable to the professional ये जो regulations जो बनाई गई हैं, ठीक है, फॉरेन डिग्रीज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए कहाँ पे नहीं रिकॉग्नाइज किया जाएगा। कुछ चीज़ें एग्जेम्प्ट की गई हैं, लाइक मेडिसिन, फार्मेसी, नर्सिंग, लॉ, आर्किटेक्चर। यहाँ पे जो डिग्रीज़ आपको मिलती हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ वगैरह से, वो रिकॉग्नाइज नहीं की जाएंगी ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड से, ठीक है। अ डिग्री फ्रॉम अ फॉरेन हायर इंस्टीट्यूशन विल रिकॉग्नाइज्ड and grant equivalence only if a student physically attends an institute recognized the home country, ठीक है। जो होम कंट्री अगर वो उस इंस्टीट्यूट को रिकॉग्नाइज करती है और स्टूडेंट ने फिज़िकली अटेंड की हो क्लास, वो तभी रिकॉग्नाइज किया जाएगा, अन्यथा नहीं। आगे चलते हैं, एडिटोरियल्स। एक ये न्यूज़ रह गई थी ऊपर, गोवा इज़ द ओनली स्टेट विद द UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड लेफ्ट बिहाइंड द पोर्तुगीज़ यहाँ पे UCC छोड़ के चले गए थे, यानी कि यूनिफॉर्म लॉज, यूनिफॉर्म कोड रिलेटेड टू मैरिज, इनहेरिटेंस, डाइवोर्स से रिलेटेड जितने भी वो लॉज होंगे, जो भी कोड होंगे, वो यहाँ पे पोर्तुगीज़ छोड़ के गए थे कि सबके लिए यूनिफॉर्म होंगे। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 44 DPSP का आर्टिकल 44 है, ठीक है। और इसके क्या चैलेंजेस हैं, क्या बेनिफिट्स है, या हम आगे क्या कर सकते हैं इसके लिए, ये इम्पॉर्टेंट है आपके मेंस के लिए, ठीक है। ये आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। ये पार्ट है डायरेक्टिव
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ये DPSP क्या है, ये सिर्फ गाइडलाइंस है कि सरकार को कैसे आगे अपनी सरकारों को चलाना है, कैसे एक देश को आगे कुछ ऐसे सोशो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं कि अगर वो फॉलो करें तो देश काफ़ी तरक्की पे होगा। ठीक है, ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, यानी कि इसके नॉन इम्प्लीमेंटेशन पे हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते डायरेक्टली कि फंडामेंटल राइट का कुछ इन्फ्रिंचमेंट है, नहीं जा सकते, बिकॉज ये एनफोर्सेबल नहीं है। ये सिर्फ गाइड करता है, ये जैसे होता है ना कि गाइड करता है सरकार को कि आपको सरकार में आने के बाद ये इन कामों पे ध्यान देना है। ठीक है, इट हैज़ बीन सपोर्टेड बाय सम वे टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली होता है कि सारे जितने भी रिलीजन्स हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, उन सबके लिए बिल्कुल एक यूनिफॉर्म लॉज होंगे, सबके लिए बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी के साथ कोड को बनाया जाएगा। इसमें क्या है, कुछ लोग तो इसका वो मतलब सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करेगा, यूनिफॉर्मिटी के लिए सही है, क्योंकि रिलीजन में डाइवर्सिटीज़ हैं, डाइवर्सिटीज़ में है तो कभी कभी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, एक्सक्लूसिव वो उनके रिलीजियस लॉज हैं। ठीक है, पर कुछ लोग इसे अपोज भी करते हैं कि हमें जो रिलीजियस फ्रीडम प्रदान की गई है आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें फ्रीडम टू रिलीजन है, ये हमारी जो धर्म को फॉलो करने वाली की जो प्रैक्टिस के बीच में ये एक हिंड्रेंस बन के आएगा। चैलेंजेस क्या है, डाइवर्स पर्सनल लॉज एंड कस्टमरी प्रैक्टिस। सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, सिख, पारसी, ज्यूस, ये सब अपने अपने पर्सनल लॉज देखते हैं। जो हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू वगैरह के जो एक्ट हैं, उसमें क्या है, हिंदू के कुछ रिचुअल्स या फिर जो कुछ मान्यताएं हैं उन्हें साथ में लिया गया है। ठीक है, अब इसमें चैलेंज क्या है, क्योंकि सबके लॉज अलग अलग, सबके रिलीजन अलग अलग, उनके रिचुअल्स कुछ प्रैक्टिसेस अलग अलग हैं, तो उन सबको एक रूफ के अंडर लेके आना थोड़ी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। रेजिस्टेंस फ्रॉम रिलीजन एंड माइनॉरिटी ग्रुप्स, जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं वो रेजिस्ट करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मत लेके आओ, हमारी डाइवर्सिटी चली जाएगी, हमारी जो प्रैक्टिस है, हमारा रिलीजन जो कहता है हमें करने को वो चला जाएगा। माइनॉरिटी ग्रुप्स व्यू UCC एज एन इन्फ्रिंचमेंट ऑफ देयर फ्रीडम, वही रिलीजियस फ्रीडम अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल एंड कंसेंसस, इसमें क्या होता है, अब जो पॉलिटिक्स होती है वो खेलती है वोट बैंक पॉलिटिक्स, राइट। पॉलिटिकल पार्टी को अगर UCC लेके आएंगे तो अब सब तो खुश नहीं रह सकते, यानी कि किसी ना किसी रिलीजन को वो पसंद नहीं आएगा। तो क्या होता है, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर से भी क्या होता है, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल हो रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी इस पर खुलकर नहीं अपना मत रखना चाहती। UCC कैन प्रोवोक कम्युनल टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, बिल्कुल हिंदू मुस्लिम के बीच में या फिर अदर जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनके बीच में क्या हो सकती है, लड़ाइयाँ हो सकती हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। It would also require a robust mechanism of enforcement and awareness to ensure compliance and acceptance of UCC by the people। अब आम नागरिक उसे कैसे UCC को लेती है उस पर भी ये डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या हो रहा है कि आप टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल है। ठीक है, अब फॉर द पीपल के लिए पीपल की एक्सेप्टेंस चाहिए, एक्सेप्टेंस के लिए इतना अवेयर करना होगा कि वो लोग UCC के लिए राज़ी हो जाएं, तो इतनी लार्ज पॉपुलेशन है, उन्हें एक साथ लेके आना भी एक चैलेंज क्रिएट करता है। बेनिफिट्स इसके क्या है, नेशनल इंटीग्रेशन एंड सेकुलरिज्म वी आर ट्रीटिंग ऑल रिलीजन्स इक्वल। ठीक है, इक्वालिटी हम मेंटेन कर रहे हैं, कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं, जेंडर जस्टिस एंड इक्विटी, एम्पावर वुमेन टू चैलेंज द पैट्रियार्कल and regressive practices that violate their fundamental rights, जैसे कि ट्रिपल तलाक को हटाया गया। ट्रिपल तलाक जो इस्लामिक प्रैक्टिस थी उसका एबोलिशन क्या दिखाता है कि ये जेंडर राइट्स की तरफ ये एक पहला कदम है, राइट। तो ये मतलब जो इस्लामिक वुमेन है उन्हें एम्पावर कर रहा है कि आपको मतलब जो कानून के आधार पे आप डाइवोर्स लेंगे, नॉट ट्रिपल तलाक, राइट। सिंप्लीफिकेशन एंड रैशनलाइजेशन ऑफ लीगल सिस्टम, सबके अलग अलग पर्सनल लॉज हैं, तो अभी काफ़ी एम्बिग्विटीज़ हैं वहाँ पे। ठीक है, कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। अब जब सबके लिए एक लॉज बन जाएंगे तो काफ़ी सिंप्लीफिकेशन होगा, रैशनलाइजेशन होगा लॉज का। ठीक है,
इम्पॉर्टेंट केसेस कौन से रिलेटेड इससे है? सबसे इम्पॉर्टेंट है शाह बानो, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली बोला कि यूसीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो आइडियोलॉजीज़, जो अलग अलग धर्मों की आइडियोलॉजीज़ है, उसको टैकल करने में काम करेगा। वे फॉरवर्ड क्या है? यूसीसी शुड रिफ्लेक्ट द इंडियाज़ मल्टीकल्चरलिज्म। अब हम क्या कर सकते हैं? मल्टीकल्चरलिज्म को शो करना चाहिए यूसीसी में। प्रिजर्व इट्स डाइवर्सिटी, यूनिटी हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है देन यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, देश का एक रहना ज़रूरी है, उसके लिए अगर यूसीसी लाना पड़े तो वो भी सही है। डिस्कशन एंड डेलिब्रेशंस विद स्टेक होल्डर्स, कुछ रिलीजियस लीडर्स, सारे धर्मों के रिलीजियस लीडर्स का स्टेक चाहिए होगा, पार्टिसिपेशन चाहिए होगा। स्ट्राइक का बैलेंस बिटवीन कल्चरल प्रैक्टिसेस मस्ट अलाइन विद सब्सटैंटिव इक्वालिटी एंड जेंडर जस्टिस गोल। इसमें क्या हुआ है? कल्चरल प्रैक्टिसेस को हमें बिल्कुल बैलेंस करके चलना है जेंडर जस्टिस से। लाइक इस्लाम में जो कुछ प्रैक्टिसेस हैं दैट अ मैन कैन बी विद 4 वाइफ्स, ओके, दिस इज़ अ डिस्क्रिमिनेटरी लॉ, फाइन। तो इसमें क्या होता है कि अगर ये चीज़ें सोसाइटी से ठीक हो जाए तो वुमेन भी एम्पावर होंगी। इसीलिए यूसीसी की बात करी जा रही है कि सारी वुमेन को इक्वल राइट्स होंगे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा एंड एक इक्वल एंड जस्ट सोसाइटी को इस्टेब्लिश करने का गोल रहेगा। वही फोकस शुड बी ऑन अचीविंग अ जस्ट कोड, राइट। आगे देखते हैं, देख लेते हैं अगली न्यूज़ आपकी किस काम की है। अगली न्यूज़ है प्रीलिम्स के लिए उत्तराखंड बटर फेस्टिवल, जिसे घी संक्रांति भी कहा जाता है उत्तराखंड में। बटर फेस्टिवल एट दयारा बुग्याल कम्स टू अ क्लोज। द अंदूरी उत्सव, इसे अंदूरी कहते हैं, पॉपुलरली नोन एज बटर फेस्टिवल, सेलिब्रेटेड एट दयारा बुग्याल ऑफ उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, कल्मिनेटेड ऑन थर्सडे। ये क्या है? आपके लिए बुग्याल जानना ज़रूरी है। बुग्याल और बटर वो जो फेस्टिवल है ना, वो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि कहाँ पे होता है। उत्तराखंड में होता है। बुग्याल मीन्स अ मेडो और द पास्चर इन लोकल उत्तराखंडी डायलेक्ट। बुग्याल क्या कहते हैं? ये लोकल वहाँ की घास होती है, ठीक है। दयारा बुग्याल सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 11,000 फीट अबव द सी लेवल। सिर्फ आपके लिए इसमें इतना जानना ज़रूरी था कि बुग्याल क्या होती है? घास होती है। ओके, नेक्स्ट एडिटोरियल पे चलते हैं। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, रिवाइज्ड आईपीसी फॉल्स शॉर्ट ऑफ बिकमिंग फुली कंपैटिबल विद कॉन्स्टिट्यूशनल विजन, लिबरल आइडियाज ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट। मिस्ड अपॉर्चुनिटी में क्या है? क्रिमिनल law's promise as an instrument of safety is matched only by the power to destroy. It is arguably the most direct expression of the state relationship. कानून है उसकी वजह से ही एक रिलेशनशिप, एक संबंध दिखता है स्टेट का, किससे? उसके नागरिकों से। Ideally, making a criminal law compatible with the constitutional vision should have been the foremost object of, यानी कि आप कोई सा भी कानून बनाए वो कॉन्स्टिट्यूशनल विज़न को अचीव करता हो, गोल को अचीव करता हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हो उसमें। इसमें जब क्रिटिकली इवैल्यूएट करने की बात आएगी ना, तो आप ये पॉइंट्स लिखेंगे। इसीलिए मैंने ये हाईलाइट किया है कि जब वो क्रिटिकली इवैल्यूएट करने की बात करता है एग्जामिनर, तो ये वाले पॉइंट्स आपके उसमें काम आ सकते हैं। देयर इज़ नो डिनाइंग फैक्ट दैट द फिलोसफिकल स्टैंड्स ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैकॉलेज कोड, यानी कि जो मैकॉले के कोड को बदल के कुछ 3 कानून आए थे, आईपीसी को हटा के कुछ कानून आए थे, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता, ठीक है। अब इसमें क्या है? मैकॉले के वो जो कोड को सबसे पहले क्रिटिसाइज़ किया गया है कि बिल्कुल वो इम्पेरियलिस्ट पॉलिसी, इम्पेरियलिस्ट माइंडसेट वाला वो कोर्ट लेके आए थे, जो इतने सालों तक अभी तक रहा, सरकारों ने उस पर काम नहीं किया। वो लॉज ब्रिटिश का जो रूल था, उसकी जो जड़ों को और मजबूत वो कर रहे थे, पर उस पर ध्यान हमारा नहीं गया। अब ये टाइम आया है कि हमने लॉज अपने चेंज किए। ये आप पहले लिखेंगे इंट्रोडक्शन में। और समथिंग मतलब कि आप मैकॉले के कोड को आप सबसे पहले क्रिटिसाइज़ करेंगे, उसके बाद अपने वाले लॉ की अच्छाइयाँ बताएंगे, उसके बाद अगर क्रिटिकल इवैल्यूएशन की बात आती है तो आप उसकी थोड़ी सी बुराइयाँ बताएंगे, और फिर आप कंक्लूजन या फिर वे फॉरवर्ड में अपने आंसर में आ जाएंगे।
The retention of a death penalty shows the government continues to believe in the dated ideas of retribution and deterrence. मतलब डेथ पेनल्टी को अभी भी रिटेन किया गया है. डेथ पेनल्टी हैज़ बिन प्रोवाइडेड फॉर द रेप ऑफ अ माइनर. अगर माइनर का रेप होता है तो डेथ पेनल्टी प्रोवाइड की गई है उसके लिए. दिस मच अब्यूज्ड. Crime of a criminality has not been made gender neutral despite of one being rationals of a new code. अनसाउंडनेस ऑफ माइंड को रिप्लेस किया गया जस्ट मेंटल इलनेस से. ये कुछ एग्जाम्पशंस उसमें दी गई हैं. इट इज़ डिसहार्टनिंग टू सी दैट द न्यू कोड हैज़ नेदर मेड मैरिटल रेप एन ऑफेंस नॉर मेड रेप जेंडर न्यूट्रल. क्या किया गया है कि व्हेन मैन रेप्स अ वुमेन वो एक क्राइम होगा और पनिशेबल होगा. राइट. ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है. व्हेन अ मैन involve in non-consensual sexual activity with another man, ये रेप अमाउंट नहीं होगा. ठीक है. ये तो इसमें कहा जा रहा है कि जेंडर न्यूट्रल नहीं है. ठीक है. सिर्फ उसमें वुमेन को टारगेट किया गया है. मतलब अगर आप इंक्लूसिव बनाएं, जेंडर इंक्लूसिव क्या होता है कि आप उसमें सारे जेंडर्स को इंक्लूड करें, इंक्लूडिंग मैन, इंक्लूडिंग पर्सन फ्रॉम LGBTQIA+. राइट. तो ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है. ये एक स्पेसिफिक जेंडर को टारगेट कर रहा है, दैट इज़ वुमेन. ठीक है. वो आपने ये सुना होगा कि मेन के साथ भी अब ऐसे केसेस अब बढ़ते चले जा रहे हैं, लाइक सेक्सुअल असॉल्ट मैन विद अ मैन, वुमेन डज अ सेक्सुअल असॉल्ट विद अ मैन. राइट. तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें एक्चुअली लॉज को ना इक्वल बनाना है. इसमें मैरिटल रेप पे ध्यान नहीं दिया गया. वो अभी एक बिल्कुल कंट्रोवर्शियल इश्यू है मैरिटल रेप का, तो उस पर आगे बात की जाएगी. द डिलीटेड सेक्शंस 377 so far has been used in the cases of non-consensual and sexual assault between two adult men. उसे डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया था होमोसेक्सुअलिटी को. ठीक है. बट अगर नॉन कंसेंसुअल हो तो क्या, कंसेंसुअल के लिए तो हमने वो डिक्रिमिनलाइज कर दिया कि दो मैन आपस में साथ में रह सकते हैं. पर अगर नॉन कंसेंसुअल हो तो उसके लिए कोई पनिशमेंट है नहीं. तो इसमें ये आपको ये पॉइंट ज़रूर से नोट करना है कि ये वाला पॉइंट आजकल काफ़ी हाईलाइट हो रहा है एडिटोरियल्स में कि जेंडर न्यूट्रल लॉ को रखना था. राइट. माना कि केसेस कम हैं, वुमेन के साथ ऐसे केसेस ज़्यादा हैं, तो इट डजेंट मीन ना कि लॉ भी ना रहे उसके लिए. द ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री रीअपीयर्स इन अ न्यू अवतार. जैसे कि अगर जो सेक्सुअल ऑफेंस होता है और अगर कि मतलब मैरिज का मतलब शादी का मतलब भरोसा दिला के या जॉब के लिए लालच दिलवा के अगर आप मतलब सेक्सुअल असॉल्ट होता है, ठीक है, तो वो पनिशेबल एक्ट होगा. राइट. अनफॉर्चुनेटली इवन द पनिशमेंट फॉर द 2 years imprisonment had retained in by section 354(2), though community सर्विस हैज़ बिन एडेड टू द वुमेन्स ऑल्टरनेटिव. जैसे कि कुछ पी के गाड़ी चला रहे हैं और फिर कुछ झगड़ा वगड़ा कर लिया. ठीक है. 5,000 से कम की चोरी है. ठीक है. 5,000 मतलब 5,000 रुपये से अगर कम की चोरी है तो क्या होगा, कम्युनिटी सर्विस के लिए भेज दिया जाएगा कि आप समाज सेवा करिए. वो एक पनिशमेंट के तौर पे इस बार इंट्रोड्यूस किया गया है. राइट. Criminal justice policy is largely irrelevant in reducing the incidences of crime. Achieving higher conviction rate may be a good goal, but it requires the innocent people do not prosecute it. यानी कि आपको जो ट्रायल है ना, वो आपको जल्दी करना पड़ेगा ताकि वो जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड ना हो जाए. पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनोसेंट पीपल को चार्ज ना किया जाए. मिस कैरेज ऑफ जस्टिस नहीं होना चाहिए. राइट. The inclusion of forensic investigations in major crimes appear to be appreciated. जो forensic investigation को जो इस बार include किया गया है, ये आप अपने conclusion में लिख सकते हैं तारीफ़ करते हुए थोड़ी बहुत लॉ की. ठीक है. कि forensic investigation को जो include किया गया है वो एक स्टेप दिखा रहा है कि conviction rate अब ज़्यादा होगा. A good criminal justice system must be accused centric as it pits one little man against the might of the state.
देखते हैं ये वाला मोर देन वर्ड्स, ये आपके जीएस पेपर 1 एंड ऐसे के लिए इंपॉर्टेंट है। जो हैंडबुक मैंने कल बताया था आपको, जो स्टेरियोटिपिकल वर्ड्स थे वो रिमूव कर दिए गए, रिमूव करने के सजेशन दिए गए हैं हैंडबुक ऑफ सुप्रीम कोर्ट से। यानी कि ओरल में, रिटन में, जजमेंट में आप किसी भी प्रकार से अगर वो मतलब स्टेरियोटाइपिकल वर्ड्स नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि सोसाइटी हमारी चेंज हो रही है, तो ये ज़रूरी है कि हम सेक्सिस्ट ना रहें, राइट। हम मतलब मिसोजेनी नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट हैंडबुक इज़ वेलकम्ड, मच नीडेड स्टेप टुवर्ड्स रेजिंग अवेयरनेस। या आप एक एग्जाम्पल या आप एक डायमेंशन बताएंगे। जब जीएस पेपर 1 में वुमेन का इश्यू होगा, ऐसे में वुमेन का इश्यू होगा या एम्पैथी का इश्यू होगा, तो आप दिखाएंगे कि स्टेरियोटाइपिकल वर्ड्स को हटा के भी एक एम्पैथी शो करी जा रही है टुवर्ड्स वुमेन, राइट। एक जस्ट एंड इंक्लूसिव सोसाइटी इस्टेब्लिश, एक एगैलिटेरियन सोसाइटी इस्टेब्लिश करने की बात हो रही है। इसमें क्या है ये सिर्फ जो वो स्टेरियोटाइपिकल वर्ड्स थे वो सिर्फ वुमेन के लिए हार्मफुल आइडियाज़ प्रमोट, मतलब वुमेन के लिए वो लोग, वो जो स्टेरियोटाइपिकल वर्ड्स थे वो हार्मफुल आइडियाज़ प्रमोट करते थे, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट्स ऑफ लॉ एंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच सीक्स टू बी इक्वल, सिक्योर इक्वल राइट्स टू ऑल पर्सन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। जैसे कि बाय अंडरस्कोरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट वर्ड्स, नॉट डिवोटेड वाइफ, जब वो जहाँ पे जजमेंट में डिवोटेड वाइफ होता था, अब वाइफ होगा, नॉट अ करियर वुमेन बट वुमेन। ये सारे जो स्टेरियोटाइपिकल वर्ड्स थे उनके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे गए। अब इसका ख्याल लोअर जुडिशरी को भी रखना है, ठीक है, इसमें ये बात की गई है। फ्लॉट लॉ, फ्यूरेटिव प्रोसेस, फ्यूरेटिव इसमें क्या है, इसमें बताया गया है कि अगर पार्लियामेंट की एफिशिएंसी नहीं होगी तो ऐसे ही जल्दबाजी में लॉ पास कर दिए जाएंगे, ठीक है। पार्लियामेंट की एफिशिएंसी होनी ज़रूरी है, अच्छे से डिबेट होना ज़रूरी है, सारे डायमेंशंस को चेक करना ज़रूरी है। इसमें अगर डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट को अगर क्रिटिकली इवैल्यूएट करने के लिए बोले तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड द पार्लियामेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल, ये वाली जो लाइन है आप ये लिखेंगे अपने जीएस पेपर 2 के पार्लियामेंट वाले क्वेश्चन में, और एसए में भी लिख सकते हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड द पार्लियामेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, सो व्हेन द पार्लियामेंट डज नॉट फंक्शन द गवर्नमेंट शोक्स इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी अकाउंटेबल टू द पीपल। यानी कि पार्लियामेंट अगर ढंग से काम नहीं करेगा तो अकाउंटेबिलिटी नहीं रह जाएगी पब्लिक के टुवर्ड्स, राइट। हाँ, तो डिजिटल प्रोटेक्शन डेटा बिल क्या कहता है, ये गवर्नमेंट को पावर दे दी है कि ब्लॉक करे एक्सेस टू एनी इन्फॉर्मेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। कोई से भी इंफॉर्मेशन वो ब्लॉक कर सकते हैं। बाय लीविंग सच इंटरेस्ट अनडिफाइंड, इट इज़ फ्री टू प्लेस वाइड रेंजिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन कंटेंट, पब्लिशिंग एंड कंजम्पशन। दिस श्रिंक्स द स्पेस फॉर प्रेस फ्रीडम, ठीक है। यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा बाहर आने से। प्रेस फ्रीडम को भी ये रिस्ट्रिक्ट करता है। द यूनियन गवर्नमेंट्स एंड इट्स एजेंसीज कैन एग्जेम्प्ट themselves फ्रॉम एनी एंड ऑल ऑब्लिगेशंस इंक्लूडिंग दोज टू पेनलाइज नॉन कंसेंसुअल प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। वो जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं वो अपने आप को एग्जेम्प्ट कर सकती हैं। Also gives one of the most powerful instrument of transparency available to us, right to information, often used to seek information that the government refuses to provide even in the parliament. The bill has disproportionately empowered public information officials to reject RTI application। यानी कि बिल में ऐसा एम्पावर किया जा रहा है, ऐसा सिग्नल दिया गया है कि वो एम्पावर कर रहा है पब्लिक ऑफिशियल्स को, आरटीआई के पब्लिक ऑफिशियल्स को, कि वो किसी एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, किसी एक पर्टिकुलर जो एप्लीकेशन पे इंफॉर्मेशन देने से मना कर सकते हैं, ठीक है। जब ये कुछ क्रिटिकली इवैल्यूएट करने की बात आएगी तो आप इसमें से 1-2 पॉइंट्स लिख सकते हैं, काम के हैं। नो केस टू प्रेस, 2 years ऑफ तालिबान रूल, इसमें आप इंडिया को रोल दिखाएंगे। ये जीएस पेपर 2 आईआर सेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है कि तालिबान रूल को रिकॉग्नाइज ना करते हुए भी, लेजिटिमेसी ना देते हुए भी, कैसे इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन एड दी है एंड अपनी पंचशील पॉलिसी को फॉलो किया है, ठीक है। तालिबान टुक कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान 2 years ago
On August 15, 2021, as US and NATO forces made a hurried and chaotic exit from the country after almost 2 decades of war. जब वो लोग चले गए थे यूएसए और नाटो, तो तालिबान ने टेक ओवर कर दिया था 2021 में, वो भी एक क्राइसिस थे, राइट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कंसर्न्स बताए हैं अबाउट अफगान्स लैक ऑफ एक्सेस टू बेसिक हेल्थ सर्विसेज, with about 20% of population suffering from mental health problems and 4 million from drug addiction and associated disorders. अब वो कश्मीर का ड्रग इशू समझ आया, यानी कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से जो सप्लाई होके ड्रग कहाँ पे आते हैं, कश्मीर में, पंजाब में, ठीक है। इसमें क्या है, 20% ऑफ पॉपुलेशन सफ़र कर रही है मेंटल हेल्थ से वहाँ पे, 4 मिलियन ड्रग एडिक्टेड है, ठीक है। तो ये WHO ने कंसर्न बताए हैं कि तालिबान रूल में ये चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। एंड दिस पुट एज इंडिया टाइट स्पॉट विच हैज़ चोजन अ पॉलिसी of humanitarian aid and cautious engagement without granting the Taliban's legitimacy and recognition. हमने humanitarian aid तो दी है, बट अभी तक हमने तालिबान को recognize नहीं किया है। In the past 2 decades, between 2001 and 2021, India became one of the top 5 donors to Afghanistan. $3 billion से ज़्यादा हमने एड दे दी है उन्हें। 500 प्रोजेक्ट्स चल रहे थे अक्रॉस अफ़गानिस्तान। तो किस किस पे कुछ पिलर्स थे उसके, ये आप लिखेंगे कि कैसे हम अफ़गानिस्तान के एक फ्रेंड हुआ करते थे पहले, राइट। और तालिबान टेक ओवर ने क्या किया, हम सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन एड तक ही हम सीमित हो गए। हम अपनी स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को नहीं आगे कंडक्ट कर पा रहे हैं जब से तालिबान गवर्नमेंट आई। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, infrastructure development, economic development, connectivity and capacity building, but post August 2021 it has continued only with humanitarian assistance. और हमने यहाँ पे कोविड के टाइम पे भी हमने क्या किया, मेडिकल एंड फूड एड दिया था हमने अफ़गानिस्तान को, और मतलब काफ़ी हमने मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करके भी हमने काफ़ी उनकी हेल्प की है। फॉर 15 to 34 ईयर्स ओल्ड, टॉप कंसर्न इज़ जॉब इकोनॉमिक स्ट्रगल, सर्वे कहता है। ये आपको पूरी न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, नोट करना। आपके लिए कुछ पॉइंट्स, आप हल्की डाटा ऐसे हैं जो आप अपने एसे में या अपने GS पेपर 1, 2, 3 में आप मेंशन कर सकते हैं, राइट। मोर देन 1 in 3 यानी कि 36% इंडियन बिटवीन एजेस 15 to 34 believe unemployment is the biggest problem before the country, कि हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बेरोज़गारी। अबाउट 1 in 6 यानी कि 16% थिंक इट इज़ पॉवर्टी, 13% कहता है ये इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये आपको लिखना है, मतलब मेंशन कर देना है जहाँ पे आपको मौका मिले वहाँ पे, ठीक है। ऑलमोस्ट 16% ऑफ यूथ मेंशन जॉब, यानी कि 16% ऑफ यूथ ने बोला कि हम हेल्थ सेक्टर में सबसे आगे जाना चाहेंगे, ठीक है। हेल्थ सेक्टर हमारे प्रायोरिटी है, सच एज डॉक्टर्स, नर्सेज एंड अदर मेडिकल स्टाफ। एजुकेशन उनका सेकंड मोस्ट प्रेफर्ड सेक्टर है। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 6% ने बोला कि हम गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहेंगे, 10% ने बोला कि हम अपना ओन बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे। बाकी इस न्यूज़ में उतना कुछ काम का नहीं है जो आप अपने GS पेपर्स में लिख सकें। द प्रेफरेंस फॉर सेटिंग अप ऑफ एन ओन बिजनेस ग्रोन कंसिस्टेंटली ओवर दिस पीरियड, यानी कि आप देखेंगे कि इसकी कैसे स्टार्टअप्स हो रहे हैं। जब GS पेपर 3 में स्टार्टअप्स की बात आएगी तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं वहाँ पे, ये वाला पॉइंट। द प्रेफरेंस फॉर सेटिंग अप एन ओन business has grown consistently over this period from 16% in 2007 to 27% in 2023, या आप लिख सकते हैं उसमें। बाकी आज के न्यूज़पेपर में कुछ खास था नहीं, इतना ही। मिलते हैं कल, और जो लेक्चर से रिलेटेड PDF है प्रीलिम्स या मेन से रिलेटेड, मैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से देख लीजिएगा। वो मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।